आज के इस क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। इसके पहले हम 1909 का अधिनियम पढ़े थे, उसका भी कंपैरिजन हम इस 1919 के अधिनियम से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1919 के अधिनियम को पढ़ने से पहले यह जाने कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कि क्या कारण है कि 1909 का अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम के 10 साल बाद ही ब्रिटिश सरकार को एक और अधिनियम पास करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1909 से लेकर के 1919 के बीच में ऐसी क्या परिस्थितियां रही हैं जिसके कारण 1919 का अधिनियम लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जानेंगे कि 1919 की पृष्ठभूमि क्या रही। तो 1909 से लेकर के 1919 तक 1909 से लेकर के 1919 के बीच में ही फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण देश के हालात बहुत खराब हो गए थे। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश का शोषण परक रवैया बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ भारत का बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट था और उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल विभाजन के साथ चला था, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय चला था स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन का एक बिंदु था स्वराज की प्राप्ति। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग कर ली गई थी। तो कहीं न कहीं खुद का शासन होगा तो उत्तरदायी शासन होगा। ब्रिटिश शासन में उत्तरदायी शासन तब होगा जब सत्ता में भारतीयों को भी भागीदारी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि इसी समय भारत में उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी, और इसी उत्तरदायी शासन के टाइम पे एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि इसी उत्तरदायी शासन के टाइम पर ही 1916 कब 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में प्रारंभ हुआ था। इन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में होम रूल की मांग की थी। इसी प्रकार से इसी समय भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भारत में उन समुदायों को, भारत में उन राजनीतिक दलों को थोड़ा संतुष्ट करना जरूरी था जो अहिंसात्मक रास्ते पर थे। और साथ ही साथ 1909 के अधिनियम में जब मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की, तो अन्य समुदाय भी इसकी और अधिक मांग करने लगे, जैसे सिख समुदाय, यूरोपियन समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय भी इसकी मांग करने लगे। आपको पता होगा कि हर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भारतीयों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया हर अधिनियम के माध्यम से। ध्यान रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब 1919 का अधिनियम बनकर तैयार हुआ तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी जिसने अंग्रेजों को यह कानून बनाने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, उत्तरदायी शासन की मांग और रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लोगों में भयंकर असंतोष और असंतुष्टि के साथ साथ होम रूल एक आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये जो घटनाएं हैं कहीं न कहीं 1919 के अधिनियम के पृष्ठभूमि में रही। और एक बात और ध्यान देने की है कि भारत में जब जब राष्ट्रवाद बढ़ा, तब अंग्रेजों ने उस राष्ट्रवाद को एकदम कुचलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था
राष्ट्रवाद को कुचलने पर राष्ट्रवाद और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने अधिनियम के माध्यम से कुछ ऐसे सुधार करने के प्रयास किए जिन सुधारों के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसको थोड़ा कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1909 के अधिनियम से जो फूट डालो राज करो शुरू किया गया वो अभी जारी रहा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ये रहा भारत शासन अधिनियम 1919 की पृष्ठभूमि की किस कारण 1919 के अधिनियम को लाया गया। तो आते हैं अपने टॉपिक से पर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे, कौन? मॉन्टेग्यू। जो मॉन्टेग्यू थे वो उस समय भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव। पूछा जाए कि 1919 अधिनियम के समय भारत सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे उस समय, जो लंदन में बैठा करते थे। और जो चेम्सफोर्ड थे उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय थे। वायसराय थे। और 20 अगस्त 1917 में, कब? 20 अगस्त 1917 में भारत सचिव यानी मॉन्टेग्यू जो थे वे ब्रिटिश संसद में घोषणा करते हैं कि भारत में सुधार किए जाएंगे और उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। अब नवंबर 1917 में, कब? नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए एवं चेम्सफोर्ड के साथ, यानी जो वायसराय थे भारत के उस समय चेम्सफोर्ड के साथ भारत का दौरा किया। कई रियासतों में भी गए और बहुत बेहतर इस तरीके से भारत की परिस्थितियों को पहचाना। और पूरे दौरे के बाद जुलाई 1918 में, कब? जब भारत का दौरा मॉन्टेग्यू ने किया चेम्सफोर्ड के साथ, दौरा करने के बाद जुलाई 1918 में अपने सुधारों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे हम कहते हैं जुलाई 1918 में प्रकाशित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट। ये उनके रिपोर्ट का नाम था। इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत से लंदन जाते हैं और लंदन जा करके उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसके बारे में बताया कि भारत की स्थिति ऐसी है और अपनी रिपोर्ट दिखाई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, यानी जो ब्रिटिश की संसद थी उसमें ब्रिटिश सरकार ने एक बिल पेश किया। उस बिल का बेस जो था उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो इन्होंने दौरा किया था, रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट के जो बिल पेश किया गया था उसका बेस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था। यही रिपोर्ट बिल बनी और यही बिल जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया तो इसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रावधान किए गए थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान थे। तो उसके जो प्रमुख प्रावधान थे, पहला प्रावधान था कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत। यानी कि केंद्र स्तर पे जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 2 सदन बनाए गए केंद्रीय विधानमंडल में, और एक का नाम जो रखा गया वो था राज्य परिषद, यानी कि स्टेट काउंसिल। एक का नाम रखा गया स्टेट काउंसिल और दूसरा जो सदन था उसको रखा गया केंद्रीय सभा, यानी सेंट्रल असेंबली। क्या रखा गया? सेंट्रल असेंबली रखा गया। तो जो राज्य परिषद था उसको उच्च सदन बोलते थे और जो केंद्रीय सभा था उसको निम्न सदन बोलते थे। राज्य परिषद का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? 5 साल का था।
और जो सेंट्रल असेंबली था यानी कि केंद्रीय सभा जो था उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का रखा गया। तो कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का था। और जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्य कितने थे? 60 सदस्य थे। और जो केंद्रीय सभा थी उसमें 145 सदस्य रखे गए। यानी कि राज्य परिषद में 60 सदस्य और केंद्रीय सभा में कितने सदस्य? 145 सदस्य। इस 60 सदस्य में से 26 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे और 34 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते थे। यानी 60 सदस्य मनोनीत होते थे, 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। और 145 सदस्य में 41 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे और 104 सदस्य जो थे वो क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। यानी कि 1919 अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल था उसे द्विसदनी बनाया गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल। और जो निम्न सदन है उसको केंद्रीय सभा बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलेंगे सेंट्रल असेंबली। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और केंद्रीय सभा में 145 सदस्य थे। और राज्य परिषद में जो 60 सदस्य थे उसमें 26 सदस्य जो थे वो मनोनीत किए जाते थे और जो 34 सदस्य थे वो निर्वाचित किए जाते थे। और जो केंद्रीय सभा था, सेंट्रल असेंबली थी, उसमें 145 सदस्य थे जिसमें से 41 सदस्य जो थे वो मनोनीत किए जाते थे और 104 सदस्य क्या किए जाते थे? निर्वाचित किए जाते थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये करे कि भारत की व्यवस्था द्विसदनीय है, अपने भारत में भी वर्तमान में द्विसदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो भारत की व्यवस्था द्विसदनीय है, इसकी शुरुआत किस अधिनियम से की गई है? तो आप बता सकते हैं 1919 के अधिनियम से इसकी शुरुआत की गई थी। और 1919 के अधिनियम में 1909 की तुलना में सदस्यों की संख्या में और बढ़ोतरी की गई। सेंट्रल असेंबली और स्टेट काउंसिल में भारी संख्या में भारतीय अंदर लाए गए ताकि उन्हें यह महसूस हो सके कि वे शासन में भागीदारी कर रहे हैं। जब शासन में भागीदारी होती है तभी कहते हैं कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो रही है। इस तरीके से केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इसका दूसरा पॉइंट है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, मतलब लागू करना। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू करना, तो द्वैध शासन को डायरची सिस्टम भी बोलते हैं। और द्वैध शासन के जो संस्थापक थे यानी जनक जो थे वो थे लियोनिस कार्टिज। कौन थे? लियोनिस कार्टिज। द्वैध शासन के जनक लियोनिस कार्टिज माने जाते हैं। तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के द्वारा। और भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी व्यापक स्तर पर प्रांतीय स्तर पर भी की गई। पहले समझते हैं कि द्वैध शासन है क्या। तो द्वैध शासन में कुछ प्रांतीय विषय थे, जैसे आज के समय में भी विषय अलग है, स्टेट के अलग हैं और सेंट्रल के अलग हैं। उसी तरह प्रांतीय स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर द्वैध शासन लागू हुआ था। तो प्रांतीय कुछ विषय थे जैसे सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय शासन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये प्रांतीय विषय थे। अगर प्रांतीय विषय होंगे तो उन्हें मतलब प्रांतीय विषयों के संचालन के लिए एक सरकार भी होगी, यानी प्रांतीय सरकार भी होगी। प्रांतीय जो सरकार थी उसे कौन चलाता था? गवर्नर चलाता था। गवर्नर प्लस काउंसिल, यानी कि गवर्नर चलाता था और उसके जो मंत्री थे मिल करके प्रांतीय सरकार को चलाते थे। और प्रांतीय विषय थे सिंचाई, कृषि, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, ये सब प्रांतीय विषय थे। तो जो प्रांतीय सरकार थी, गवर्नर जो था, प्रांतीय सरकार को चलाती कौन थे? गवर्नर चलाता था और उसकी काउंसिल यानी उसके मंत्री मिलके चलाते थे। तो उसमें भी 2 तरह के सदस्य थे। कितने तरह के सदस्य थे? 2 तरह के, यानी कि प्रांतीय सरकार में भी 2 तरह के सदस्य थे। और एक मनोनीत होते थे। क्या होते थे? मनोनीत। कुछ सदस्य मनोनीत होते थे और कुछ सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। कुछ सदस्य निर्वाचित होते थे। तो जो निर्वाचित होते थे वे भारतीय होते थे।
प्रांतीय सरकार में जो निर्वाचित होते थे वे भारतीय होते थे, और जो मनोनीत होते थे वे ब्रिटिश के आदमी होते थे। वो इंडियन भी हो सकते हैं, ब्रिटिश भी हो सकते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश के आदमी होते थे। और प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। जो प्रांतीय विषय थे जैसे स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, स्थानीय शासन, ये जो प्रांतीय विषय थे उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया था। तो 2 भाग जो थे वो एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। कौन थे? आरक्षित और हस्तांतरित। क्या थे? हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित में 2 भाग बांट दिया गया था। तो जो आरक्षित विषय थे उसमें रखा गया था वित्त, गृह, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उसे आरक्षित में रखा गया, और जो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं थे जैसे कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, उसको हस्तांतरित में रखा गया। तो वित्त बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी शासन को चलाने के लिए वित्त बहुत ज़रूरी होता है, इसको आरक्षित में रख दिया गया। और जो आरक्षित सब्जेक्ट मतलब विषय बना दिए गए थे वो मनोनीत मेंबर को दे दिए गए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनोनीत मेंबर जो थे वो ब्रिटिश के मेंबर थे, और जो हस्तांतरित विषय थे वो निर्वाचित भारतीयों को दे दिए गए। तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिश को मिल गए, और जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो किसे दे दिए गए? निर्वाचित भारतीयों को दे दिए गए। तो अर्थात भारतीयों को शासन में भागीदार तो बनाया गया, लेकिन कुछ हद तक उत्तरदायी शासन झलकता है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि भारतीयों को अधिकार तो दिया गया, भारतीयों को मंत्री तो बनाया गया, परंतु बहुत कम इम्पोर्टेंट मंत्रालय उनको दिए गए, बस एक औपचारिकता पूरी की गई। और जैसे प्रांतीय विषयों को जानबूझकर 2 भागों में बांटना, आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय, इसी कारण इसे द्वैध शासन कहा जाता है। और दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं इसे द्वैध शासन कहने का कि जहां एक और व्यापक स्तर पर निर्वाचन की व्यवस्था करके भारतीयों को सरकार में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया, परंतु हकीकत ये थी कि आरक्षित विषय मनोनीत मंत्रियों को दिए गए, जबकि हस्तांतरित विषय निर्वाचित भारतीयों को दिए गए। अर्थात विषयों के विभाजन के आधार पर जो अलॉटमेंट निर्वाचित और मनोनीत के बीच किया गया, उस भेद के कारण भी इसे द्वैध शासन कहा जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय मंत्रियों को जब चाहे हटा सकते थे। ये नियम था कि जो मंत्री निर्वाचित होकर जाते थे उनको जब चाहे तब हटा सकते थे। तो भारतीय मंत्रियों को जब चाहे हटा सकते थे, जबकि मनोनीत जो मंत्री थे उनके लिए ये नियम नहीं था। अतः राजनीतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटने, फिर उसका निर्वाचित व मनोनीत के बीच भेदभावपूर्ण आवंटन एवं भारतीयों को व मनोनीत मंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया में भेद के कारण इस व्यवस्था को हम द्वैध शासन कहते हैं। और तीसरा इसका जो 1919 का प्रावधान था वो ये था कि कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा 1909 की तुलना में मताधिकार में बढ़ोतरी की गई। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अब भी 100% लोगों में से केवल 10% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था। स्पेशली उन लोगों को जो टैक्स देते थे, उनको अधिकार ज़्यादा था जो टैक्स देते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। इसमें भी सबको नहीं मिला था, कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के माध्यम से या फिर किस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो वो 1919 का अधिनियम था, जिसके द्वारा भारतीय मतलब कि कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और चौथा इसका जो प्रावधान था 1919 का, वो था राज्यों के बजट को केंद्र से अलग मतलब कर दिया गया। राज्य के बजट अलग पेश होते थे, केंद्र के बजट अलग पेश होते थे। जैसे हम आज की तारीख में देखते हैं कि केंद्र के बजट अलग पेश होते हैं और राज्य के बजट अलग पेश होते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के विषय अलग अलग है। उसी तरह
1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि राज्य के बजट अलग पेश होंगे और केंद्र के बजट अलग पेश होंगे। और पांचवा जो इसका प्रावधान था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार में जैसे कि जब 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ सीटें आरक्षित की गईं, तो अन्य समुदाय के लोग भी मांग करने लगे सीट को लेकर के कि हमारे लिए भी सीट आरक्षित की जाए। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, एंग्लो इंडियन को भी इस प्रणाली के तहत सीटें प्रदान की गईं। इस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो गया, विस्तार हो गया। और इसका जो छठवां पॉइंट था वो था कि वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया जाएगा। 1909 के अधिनियम में हम पढ़े थे कि 1909 के अधिनियम में पढ़े थे कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य मतलब रहेगा, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 1+8 मेंबर होते थे जो मनोनीत होते थे। ये हम पढ़े थे 1909 के अधिनियम में। ये एक का मतलब होता है वायसराय, 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें 1909 के अधिनियम में पढ़े थे कि एक भारतीय रहेगा और एक भारतीय उस समय चुनकर गए थे, यानी मनोनीत होकर गए थे एसपी सिन्हा। 1909 में जब प्रावधान किया गया तो कौन गया था, एसपी सिन्हा गए थे। और इसी वायसराय की कार्यकारिणी में 1919 के अधिनियम के द्वारा 3 भारतीयों को मतलब 3 भारतीय अब इसमें मनोनीत होंगे, ये प्रावधान किया गया। और नेक्स्ट जो प्रावधान था वो था स्थानीय स्वशासन पर बल। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी शासन की बात मतलब कर रही थी कि उत्तरदायी शासन तब होगा जब भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाएगी। और जब भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाएगी तो उस भागीदारी की शुरुआत जो है वो निचले स्तर से की जाएगी, यानी कि केंद्र में बहुत कम भारतीय होंगे, निचले स्तर से की जाएगी, जैसे प्रांतों में, नगर पालिकाओं में। इसमें मतलब कि बहुत अधिक से अधिक भारतीयों को मौका मिलेगा, यानी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान था लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि भारत में सिविल सेवा वारेन हेस्टिंग के समय से शुरू हुई थी। किसके समय से, वारेन हेस्टिंग के समय से। वारेन हेस्टिंग के समय से शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, बहुत व्यवस्थित तरीके से इस्टेब्लिश किए थे इसे सिविल सेवा को उस समय। कौन किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस्टेब्लिश मतलब किए। और 1919 के अधिनियम से पहले ब्रिटिश लोक सेवा आयोग वो सिविल सेवकों का चयन करता था। और यहाँ तक कि ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे उन सब जगहों पर सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता था। कौन करता था, और 1919 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा। भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा और भारत में जो लोक सेवा आयोग होगा उसकी स्थापना के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसे हम ली कमीशन के नाम से जानते हैं। किस कमीशन के नाम से, ली कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारत में 1926 में लोक सेवा आयोग बना, जिसे आज की तारीख में हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो ये था कि केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया।
1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो केंद्र के पास रख, और इसे 1935 के अधिनियम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब हम लोग 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये सब है क्या, और जो आज हमारे संविधान में है। और 1919 के अधिनियम में ये भी कहा गया था कि इस अधिनियम की 10 वर्ष बाद, 1919 के अधिनियम की 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। यानी कि 1929 तक कुछ बिंदु नकारात्मक रहे, मतलब जब समीक्षा की जाएगी 1919 के अधिनियम की, अगर उसमें कुछ बिंदु नकारात्मक रहेंगे उसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। एक बात नोट करिए आप लोग कि इसी अधिनियम के इसी बिंदु के तहत, मतलब 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी, तो इसी टॉपिक के तहत, इसी बिंदु के तहत, इस अधिनियम की इसी बिंदु के तहत कि 10 वर्ष के कुछ पहले ही भारत में एक कमीशन भेजा गया जिसने इस अधिनियम की समीक्षा की। इसे ही इतिहास में हम क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो 1919 के अधिनियम का क्या किया, समीक्षा किया था। 1858 नेक्स्ट जो इसका प्रावधान था वो था कि 1858 अधिनियम के तहत भारत में सचिव की स्थापना हुई थी। भारत सचिव की स्थापना हुई थी जो ब्रिटेन में बैठता था। तो जो भारत सचिव की स्थापना हुई थी 1858 में, उसे वेतन भत्ते ये सब भारत से दिए जाते थे। तो भारतवासी इसका बगावत करने लगे, क्योंकि जो भारत सचिव था वो ब्रिटेन में बैठता था, तो ब्रिटेन की भी कई कार्य करता था, लेकिन उसे जो वेतन भत्ते दिए जाते थे वो इंडिया से दिए जाते थे। तो इंडिया वासी इसका विरोध करने लगे। तो 1919 के अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो भारत सचिव है उसे वेतन और भत्ते ब्रिटिश कोष से दिए जाएंगे, ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रावधान जो था वो प्रावधान था ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर पद की स्थापना, यानी कि एक नए पद का सृजन किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब ये भारतीय हाई कमिश्नर पद क्या है इसको जानते हैं। जिस तरह आज के समय में भारत अपना एक राजदूत ब्रिटेन में भेजता है, ब्रिटेन अपना एक राजदूत इंडिया में भेजता है, यानी कि हर एक देश में कोई न कोई राजदूत होता है। और स्पेशली उन देशों में, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र के देश हैं, उन देशों में हर जगह एक न एक राजदूत होगा हर देश का। जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में, भारत का राजदूत अमेरिका में, और भारत का राजदूत पाकिस्तान में, पाकिस्तान का राजदूत भारत में। इस तरीके से हर देश का राजदूत हर देश में होता है। और एक पॉइंट और ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं। तो जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश जितने थे, ब्रिटिश उपनिवेश ब्रिटेन के साथ मिलकर एक संगठन बनाए, जिसे हम आज कहते हैं, जिसे उस संगठन का नाम है राष्ट्रमंडल। मिल करके एक संगठन बनाए जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल इसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं। जितने भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके राजदूत आपस में राजदूत नहीं कहलाते हैं, वे आपस में कहलाते हैं हाई कमिश्नर। यानी कि जितने ब्रिटिश उपनिवेश थे उनके जो वही देश मिलकर के राष्ट्रमंडल का गठन करते हैं, और राष्ट्रमंडल में जितने सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल में जितने भी सदस्य हैं देश, उन देशों के जो राजदूत हैं वो राजदूत ना कहला के हाई कमिश्नर कहलाते हैं। जैसे अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन का हाई कमिश्नर इंडिया में, इंडिया का हाई कमिश्नर ब्रिटेन में, भारत का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर भारत में। लेकिन वही अमेरिका में हम हाई कमिश्नर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो अमेरिका है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। तो भारत का राजदूत अमेरिका में और अमेरिका का राजदूत भारत में। तो इसी पद का क्या किया गया था, सृजन किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि भारतीय हाई कमिश्नर पद की क्या की गई, स्थापना की गई थी। और इसका जो लास्ट प्रावधान था कि नरेश मंडल की स्थापना। अब ये नरेश मंडल क्या है इसको जानते हैं।
उस समय मतलब कि एक था ब्रिटिश भारत, जहाँ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे कश्मीर का इतिहास, कर्नाटक का इतिहास, केरल का इतिहास, पंजाब का इतिहास, ऐसे लगभग 100 रियासतें थी जहाँ ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट रोल नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने यह कहा कि ब्रिटिश भारत के अलावा जो रियासतें हैं, जो रियासतों का क्षेत्र है, उन रियासतों को मिलाकर भी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, एक और संगठन बनाया जाए, जिसे हम कहते हैं नरेश मंडल। यानी कि रियासतों के लोगों को मिला करके, उनके मुख्य जो हेड हैं, जो नवाब हैं, जो नरेश हैं, उन लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाएगा। उस संगठन को नरेश मंडल का नाम दिया गया। और नरेश मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के माध्यम से नरेश मंडल की स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। अगर पूछा जाए नरेश मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दिल्ली में की गई थी। और जो नरेश मंडल की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं वायसराय। वायसराय। नरेश मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वायसराय। और नरेश मंडल का पहला जो चांसलर बनाया गया था, वो बनाया गया था बीकानेर नरेश। बीकानेर के जो नरेश थे वो थे गंगासागर। कौन थे? गंगासागर। यानी बीकानेर नरेश के गंगासागर को नरेश मंडल का पहला चांसलर बनाया गया था। ये रहा कुछ 1919 के अधिनियम के प्रावधान, प्रमुख प्रावधान। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, जो इम्पोर्टेंट थे वो हम आपको बताए। लेकिन इस अधिनियम के कुछ कमियां भी थी, जिसको हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम की कमियां क्या थी। इसकी कमियां ये थी कि यहाँ पर सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके। जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक तौर पे सीटें आरक्षित की गई। फिर 1919 के अधिनियम में सिख हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, यूरोपियंस हो गए, इन लोगों को भी सांप्रदायिक तौर से सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया? विस्तार किया गया। ये इसकी कमियां थी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर उत्तरदायी शासन की बात तो की गई थी, लेकिन वास्तविकता में ये उत्तरदायी शासन बहुत कम था। क्या था? बहुत कम था। और प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को भागीदार तो बनाया गया, लेकिन आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय के आधार पर जो भेद किया गया, उस भेद के कारण इसे द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसकी कमियों के कारण 1935 में, कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे प्रांतीय स्तर से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये रही कुछ 1919 के अधिनियम की कमियां, जो मैंने आपके सामने बताई, आपके सामने रखी। तो आज का जो क्लास है वो यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।